हेलो बच्चों। तो ये हम लोगों के पास 2020 का सेट है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये विज्ञान का सेट है, सेट नंबर 1, कोड है इसका NJ। ओके, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा अपने अनसॉल्व पेपर से और इसको ओपन कर लें आप लोग। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है और जो टोटल पूर्णांक होता है वो होता है 70 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, इनको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर दोस्तों वॉइस थोड़ी ठीक ना आ रही हो तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आज मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों मेरे पास भौतिक विज्ञान का पार्ट है। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, खंड का है और भौतिक विज्ञान है, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, उल्टा व आकार में छोटा बनता है। तो दोस्तों जैसे अगर आप लोग अगर अनसॉल्व पेपर खोलेंगे तो आपको कुछ अनसॉल्व पेपर में ये दिखाई पड़ रहा होगा अवतल लेंस और कुछ में उत्तल लेंस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको ही टिक करें, उत्तल लेंस को, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको एक कॉपी में लिख के भी दिखा दूंगा, अभी मैं बता दूं इनको जल्दी से। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे, खा कि एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस की वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। तो दोस्तों जो आवर्धन होता है वो होता है m बराबर, ठीक। और यहाँ पे कितना देर का 3 गुनी, यानी कि m बराबर कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। ओके, और देखते हैं हम लोग। ये दिया गया हमको गा नंबर क्या, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों हमेशा क्या होता है, एम्पियर होता है। ये क्या होगा आंसर इसका, एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया हमको गा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में किस नियम से किया जाता है। तो ये 4 विकल्प हैं आपको, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा, मेरा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ये मेरा सेट नंबर है, ये मैंने यहाँ पे विज्ञान लिख रखा है, ये कक्षा 10 का है। तो ये हमने डाल रखा है खंड का भौतिक विज्ञान, ऐसे आपको भी कॉपी में डालना है। और ये मैंने आंसर दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। जैसे हमने लिखा है प्रश्न उत्तर है पहले का, ठीक है। तो का क्या होगा उत्तर लेंस, तीसरे का क्या होगा, दूसरे का खा, और ये एम्पियर। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने आंसर कॉपी में देने, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हमने ये आंसर लिखे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर लिखने डिटो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। पहले 2 को देखते हैं, क्वेश्चन को क्या है। ओके, 2 क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना करनी है। मतलब आभासी गहराई निकालनी है हमको, जबकि कांच का अपवर्तनांक जो है वो 1.6 दिया गया हमें। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 1.6। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर क्या है, कांच का अपवर्तनांक, ये हमें दे रखा है 1.6, ठीक। फार्मूला क्या होता है, आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन में अपवर्तनांक, यानी कि n। तो वास्तविक गहराई हमें दे रखी थी 4 और n हमें दे रखा था 1.6। इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2.5। तो यही मेरा आंसर होगा 2.5,
ठीक है। इस फार्मूले को केवल आप लोग लर्न कीजिएगा इसको, और क्वेश्चन कोई सा भी है आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। खा नंबर देखते हैं दूसरे का क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता की गणना करनी है दोस्तों। तो क्षमता का हमें सूत्र पता है, P बराबर क्या होता है 1/f, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 हो जाता है। ठीक, तो वैसे तो यहाँ पे हम यहीं पे डाक लगा देते हैं। जैसे देखिए, चलिए देख लेते हैं हम लोग। P बराबर, हमने अभी आपको क्या बताया फार्मूला दोस्तों, P बराबर होता है 100/f, और यहाँ पे फोकस दूरी हमें कितनी देर की 20, तो हम लोग रखेंगे 100/20 डिवाइड करें कितना है 5, तो P बराबर निकलेगा प्लस का 5 डायोप्टर। तो ये मेरा आंसर होगा 5 डायोप्टर। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लें, अभी मैं कॉपी पे भी इसको दिखा दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गा नंबर है कि एक विद्युत परिपथ की किसी चालक में बहने वाले धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकेंड। ठीक, तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आवेश होता है। चलिए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, यानी कि हमें स्मॉल n निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो ये खा नंबर वाला था, मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। इसका 5 डायोप्टर आया था, अभी हमने आपको बताया था। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है मेरे पास दूसरे का गा नंबर। ठीक, तो दोस्तों हमें यहाँ पे स्मॉल n निकालना था। तो देखिए, विद्युत धारा हमें कितनी देर की थी 10 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें दे रखा था क्वेश्चन में ही। तो विद्युत आवेश Q बराबर होता है IT। ठीक, IT, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे Q बराबर निकल आएगा 10 कूलम। Q बराबर कितना निकला 10 कूलम। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या निकालनी है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ये फार्मूला होता है। वैसे फार्मूला ये होता है Q बराबर NE, लेकिन हमें यहाँ से n निकालना तो हो जाएगा Q/E। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख ली है। ये वैल्यू हो गई Q की और ये वैल्यू हो गई N, ठीक, E की। तो इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा ये 625 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप लोग कैलकुलेशन चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, वैसे कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर देखते हैं क्या है। एक ऑटोमोबाइल में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर, ठीक, वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय वह वाहन दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक, तो पहले हम लोग इतने को सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए अथवा वाले को हम लोग बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक, 6 मीटर दे रखा हमें और वक्रता त्रिज्या भी हमें 6 दे रखी है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ये हमें R बराबर दे रखा था दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो F बराबर निकालेंगे तो R/2 यानी कि 3 मीटर। ओके, और अगर आप फिगर बनाना चाहें तो फिगर इस तरीके का फिगर बनेगा। मैंने ये फिगर बना दिया है पहले से ही, तो आप लोग फिगर भी बनाना चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग आपको दिखाते हैं। U बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें -6 सेंटीमीटर, और F बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। B हमको निकालना है। ठीक, तो B हमें निकालना है, तो ये मेरे पास होता है दर्पण सूत्र दोस्तों। तो ये दर्पण सूत्र है, 1/F बराबर होता है 1/B + 1/U। तो हम लोगों को यहाँ से B की वैल्यू निकालनी है, तो हम B को इधर रख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 1/F - 1/U। वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये आएगा मेरे पास। इसको सोल्व करेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2।
तो b बराबर कितना मिल गया हमको 2। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, प्रतिबिंब जो दोस्तों होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। और आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, और वस्तु ये रखी है। तो देखिए वस्तु बड़ी है और फिगर छोटा बना हुआ है, और ऊपर ही बना, इस अक्ष के ऊपर जब प्रतिबिंब बनते हैं तो वो दोस्तों आभासी ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अथवा वाला। तो इसी में अथवा में ये दे रखा है, क्या है देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। ओके, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये तीसरे का अथवा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमें b बराबर दे रखा -10 मीटर, u बराबर -इन्फिनिटी, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में इन्फिनिटी होता है, और f बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो लेंथ सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b - 1/u होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये तो पार्ट 0 ही हो जाएगा पूरा, ठीक। तो ये लेंथ की क्षमता कितना निकला है, लेंथ की फोकस दूरी निकली दोस्तों मेरे पास -10 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कौन सा होगा, अवतल होगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है, ठीक। तो लेंथ की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो दोस्तों हमेशा ही ये अवतल लेंथ होता है, और अगर प्लस में आती है तो ये होता है उत्तल लेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर खा है कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी ऊर्जा या विद्युत धारा व्यय होगी, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। यह भी ज्ञात गणना कीजिए कि इसे ये 10 घंटे तक यूज किया जाए तो इसमें कितने किलोवाट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो हमें विद्युत ऊर्जा यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये विद्युत उपकरण का मानक हमें दे रखा है कितना, 2.3 किलोवाट पे 230 वोल्ट, और विद्युत धारा का मान हमें दे रखा है, ये होता है I बराबर P/B। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर VI वाला है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो I बराबर निकल के आएगा मेरे पास 10 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध निकालें तो R बराबर फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा मेरा P बराबर B²/R, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू थी 230 वोल्ट, और ये हमने वैल्यू रखी। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये किलोवाट में था 2.3, तो इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे तो मेरे पास निकलेगा 23 ओम, ठीक है। कितना निकला, 23 ओम। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, PT, ठीक है। I बराबर क्या होता है, PT। तो ये हो जाएगा मेरा P की वैल्यू 2.3 किलोवाट, एंड घंटे कितने दे रखे हैं हमें 10, तो गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 23 वाट आएगा, 23 किलोवाट, यही मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 पर प्रतिरोध कितने हैं, 5। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और इसके आयतन लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है यदि इसका क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तब हमें कोई अंतर ना आवे तो नए तार का प्रतिरोध गणना कीजिए। तो हमें नए तार, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल आधा हो जाए, ठीक है। ये आप लोगों को करना है यहाँ पे, चाहे तो आप अपने मॉडल पेपर से भी मिला सकते हैं, यही लिखा होगा कि क्षेत्रफल आधा हो जाए, ठीक। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास अथवा वाला क्वेश्चन हमें प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम, लंबाई L1 और क्षेत्रफल A। तो R बराबर मेरे पास फार्मूला होता है ρL/A। तो ये हमने वैल्यू रख दी तो 5, तो ये आ गया ρL1/A1 बराबर 5, ठीक। अब उसने बोला कि परिवर्तित लंबाई कितनी हो जाए, 2L हो जाए, ये कर दिया हमने, और क्षेत्रफल है वो A/2 मतलब आधा हो जाए, ठीक। तो संशोधित प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया रो और L/A, तो हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक।
अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 5, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 5। तो जब हम लोग 5 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा 20 ओम। ठीक, तो ये आंसर कितना आया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 20 ओम आया है। ठीक है, ये आंसर 20 ओम आया है मेरा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, संलग्न परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3 कितना दिया गया, 30 ओम दिया गया हमको, और R4 बराबर 10 ओम, व R5 R6 बराबर 40 ओम। प्रयुक्त बैटरी जो है वो 16 वोल्ट की है। ठीक है, शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः कितनी है, I1 I2 I3 I4 I5 और I6 हैं। ठीक है, और जो इनके बीच विभवांतर है दोस्तों वो ये दिया गया हमके V1 V2 V6 तक की गणना कीजिए। ठीक, परिपथ में बहने वाली कुल धारा की गणना कीजिए। तो हमें परिपथ में जो कुल धारा है वो भी हमें गणना करें। तो दोस्तों ये हमें फिगर दिया गया, आप लोग फिगर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये R1 R2 R3 किस क्रम में है, ये दोनों हैं समांतर क्रम में। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे समांतर क्रम में, उसके बाद R5 और R6 को सॉल्व करेंगे, ये भी दोस्तों किसमें, समांतर क्रम में है। उसके बाद हम लोग इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें दिया गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ये मेरे R1 R2 R3 हैं दोस्तों, और ये मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास R5 और R6 हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पहले इतने पार्ट को हल करूँगा दोस्तों। ये जो ऊपर मेरे पास दिया गया है R1 R2 R5 ये दिए गए, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया R1 बराबर R2 बराबर R3 कितना है, 30 ओम, और R4 हमें दिया गया था 10 ओम, और R5 और R6 हमें दिया गया था 40 ओम। ये हमने क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने लिख लिया। अब हमने बताया ये तीनों किस में है, समांतर क्रम में। तो हमने लिखा है 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/30 करके लिख लिया। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास निकल आएगा 10 ओम। ये जो ऐड करेंगे तो आएगा 3/30 आएगा दोस्तों। तो डिवाइड करेंगे तो 1/10 बचेगा, तो ये आ गया 10। ठीक, यानी कि हमने इतने पार्ट को जब सोल्व किया है, ये ऊपर वाले तीनों को, तो कितना आया, 10 ओम आ गया। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे R5 और R6 को। तो जब हम R5 और R6 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1/r डबल डैश बराबर होगा 1/r5 प्लस 1/r6 बराबर होगा 1/40 प्लस 1/40। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, मतलब यानी कि R डबल डैश बराबर 20 आएगा। इसको हम लोग देखेंगे तो आएगा 2/40 होगा दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो बचेगा 1/20, तो ये आ गया मेरे पास 20। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास अब ये सभी जितने भी हैं किस क्रम में आ गए, अब ये श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कुल प्रतिरोध है R डैश R डबल डैश और R4, अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग प्लस कर देते, तो मेरे पास ओम निकल गया 40 ओम। तो जो मेरे पास कुल प्रतिरोध होगा इसका वो कितना होगा, 40 ओम होगा दोस्तों। और ये विद्युत धारा के लिए हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं, तो विद्युत धारा बराबर होता है I बराबर होता है B/R। B हमें दे रखा था 16 वोल्ट, और R भी हम लोग निकाला 40। इसको हम लोग रखेंगे जब, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आएगा मेरे पास 0.4 एम्पियर निकल के आएगा ये। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, धारा। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये फिगर है मेरे पास, इन तीनों में जो धारा है वो समान बहेगी। ठीक, और इसमें भी समान धारा बहेगी दोस्तों, इन दोनों में। तो चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, I1 I2 और I3 क्या हो जाएगा, तीनों धाराएं हैं तो बराबर बराबर बटेंगी, तो हो जाएगा I/3, यानी कि 0.4/3। इसको हम लोग ये सॉल्व करना चाहें तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद I4 में कितनी धारा बहेगी, I4 में जाएगी 0.4 एम्पियर पूरी धारा जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग R5 में देखते हैं, 5 और 6 में। तो यहाँ पे ये 2 हैं, तो हम I/2 करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये मेरे पास धारा निकले। अब हम लोग B1 B2 B3 निकाल लेते हैं। तो B1 B2 B3 हम लोग निकालेंगे, तो B हमें दे रखा था 16 वोल्ट, ये हमारे पास धारा थी। ठीक, तो ये हमने कैलकुलेशन किया तो कितना है, 4 वोल्ट आएगा। ऐसे ही B4 में हम लोग देखें
तो ये 16 वोल्ट की बैटरी थी दोस्तों, और ये 10/40 कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। तो और यहाँ पे B5 और B6 में कितना निकलेगा, 8 वोल्ट निकलेगा। तो ये मेरा आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये दोस्तों इसी में अथवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का अथवा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। ठीक, चलिए हम लोग इसकी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन है मेरे पास 4 का। क्या, प्रत्यावर्ती धारा, या हम इसको बोलते हैं डायनमो, या विद्युत जनित्र भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये इसी नाम से बुलाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा। देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मेन हेडिंग इसकी यही होगी दोस्तों कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, उसके बाद आप लोग सिद्धांत डालेंगे। तो सिद्धांत में हम लोग क्या लिखेंगे, जनित्र की कार्य विधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसमें से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है दोस्तों। ये आप लोगों को किसमें लिखना है, सिद्धांत में। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित भाग होते हैं दोस्तों। तो ये भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें नंबर 1 भाग होता है मेरे पास क्षेत्र चुंबक, ठीक, फिर होता है आर्मेचर, फिर सर्पी वलय और ब्रूस होता है। इन पॉइंटों को आप लोग अपनी बुक से नोट कर लें और याद जरूर कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा नहीं, तो हमने जितना पूछा गया उतना ही हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों को दोस्तों चित्र बनाना होगा, आप लोग चित्र देख सकते हैं। ये फिगर दिया गया है, ये होता है विद्युत जनित्र का। तो इसको आप लोग फिगर अच्छे से बना लें। अगर आपको क्लियर ना दिखाई पड़ा तो आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा के आप बुक में भी देख के बना सकते हैं दोस्तों। और चलिए अब इसको हम लोग कार्यविधि इसकी देख लेते हैं। इसकी कार्यविधि क्या होती है, तो ये यहाँ पे इसकी कार्यविधि हम लोग लिखे क्या, माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिसमें भुजा CD नीचे जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में धारा की दिशा चित्रानुसार होगी। अतः बाहरी परिपथ में धारा जो है बाहरी परिपथ में B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जैसे ही AB नीचे की ओर आने लगेगी, CD क्या होगी, ऊपर की ओर उठने, जैसे मतलब एक नीचे भुजा आएगी और एक ऊपर उठेगी। ठीक है, AB एवं CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। इस प्रकार की धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा डायनमो को प्रत्यावर्ती डायनमो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना था। ठीक, चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों के पार्ट आ गया है रसायन विज्ञान का, आप लोग देख सकते हैं। ये रसायन विज्ञान है खंड का। इसमें दिया एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों एथिल एल्कोहल का पहले तो सूत्र है, तो ये होता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन क्या होता है, एथ होता है दोस्तों, क्या होता है, एथ। और OH समूह हम लोग जोड़ते हैं ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका जो थर्ड वाला विकल्प होगा वो मेरा करेक्ट होगा, एथेनॉल। उसके अंदर वो क्षारीय विलयन का मान होता है। तो क्षारीय विलयन का जो मान होता है वो दोस्तों होता है 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, मतलब श्वेत प्रकाश में जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है वो क्या होता है, वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइज होता है दोस्तों, PbNO3 का होल ट्वाइज, यानी कि लेड नाइट्रेट होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कासन तथा रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग जिंक धातु का वर्णन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमने रिएक्शन क्या दी, Zn + CO3, एरो का क्या बना, Zn बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये होगा ताप की क्रिया। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचाय का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। अब ये मेरे पास बन गया है Zn, तो इसको हम लोग ZnO + C, मतलब कार्बन से हमने इसकी क्रिया करा दी,
तो दोस्तों क्या बन जाएगा Zn प्लस CO, यानी कि ये हमें जिंक प्राप्त हो गई और ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यही इसको आप लोगों को केवल रिएक्शन देनी थी, इतनी ही बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर। तो ये नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं व्यंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बतानी है और व्यंजक चूर्ण हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं हम लोग जल्दी से इसको। तो ये दोस्तों है मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O प्लस हमने इसकी 1 होल मतलब 3/H2O से हमने इसकी क्रिया करा दी। तो दोस्तों क्या बने CaSO4.2H2, ये होता है दोस्तों मेरे पास जिप्सम। तो अब हम लोग लिखें CaSO4.H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। और इसको हम 373 केल्विन पे कराएंगे तो बनेगा CaSO4.12H2O प्लस 11H2O। तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण क्या होता है दोस्तों, व्यंजक चूर्ण ये हम लोग बुझे चूने के साथ क्रिया करा देते हैं तो हमें मिलता है व्यंजक चूर्ण। तो ये मेरे पास CaOH का ऑल्टोइज प्लस Cl2, हमने इसकी क्रिया कराई तो क्या बने CaOCl2 प्लस H2O। तो ये जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है व्यंजक चूर्ण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर गा है मेरे पास कि मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया बताइए। तो हमें साबुन की सफाई प्रक्रिया बतानी है। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं जल्दी से। तो ये है मेरे पास साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो दोस्तों क्या होता है, मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल के जो जल विरागी सिरा तो तेल में घुला रहता है और जल रागी सिरों के चारों ओर पानी गिर जाता है। मतलब जो मैल होता है उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है। इससे मिशेल संरचना बन जाती है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलने से मदद करता है और कपड़ा साफ हो जाता है। यही साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया है। बस इतना आप लोगों को ये नोट करके लिख देना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास कि आवर्त सारणी के कई आवर्त एवं एक आवर्त में तत्वों के लक्षणों के परिवर्तन बताइए और वो कारण सहित हमें व्याख्या करनी है। ओके, तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन पर त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों पर जो क्रिया प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। मतलब नीचे को जाने पे घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अवरक्षण आवर्त में घटता तथा समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ओके, तो यही आपको इतना ही आंसर देना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डॉट विधि द्वारा समझाइए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं जल्दी से। तो ये मेरे पास है आयनिक यौगिक। क्या होता है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत यौगिक कहा जाता है। तो ये रिएक्शन है, ये मेरे पास Na है। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो ये इलेक्ट्रॉन में 2 8 11 है। तो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इलेक्ट्रॉन में कितना 2 8 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये हमने बाहर निकाल दिया, ठीक। ऐसे हमने Cl में देखा क्योंकि हमें Cl का बनाना, तो Cl का परमाणु अणुभार होता है 2, 8, 7। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो ये बन जाएगा Cl-, ठीक। तो हम लोग क्या कराएंगे, Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्ड बना के क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na+ और ये हो जाता है Cl-। तो यही होती है NaCl का निर्माण होता है, ठीक है, डॉट विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का समीकरण देते हुए उपयोग लिखिए। तो नंबर 1 क्या है,
एक तो हमें ये करना है, अथवा हमें निम्न पर टिप्पणी करनी है, मतलब ऑक्सीकरण है, समझातीय है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक या आईयूपीएसी नाम पद्धति। तो चलिए पहले हम 8 नंबर का करते हैं। तो ये मेरे पास है एथेनॉल की अम्ल की अपक्रिया। तो पहला होता है एस्टरीकरण। तो ये क्या होता है, देखो एस्टिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल की हमने क्रिया करा दी, तो क्या बनेगा एरोगांग। एरोगांग बनता है दोस्तों एस्टर, इसे हम बोलते हैं एस्टर, और प्लस जल, तो यही क्रिया कहलाती है एस्ट्रीकरण अपक्रिया। ओके, चलिए एक और हम करा देते हैं, क्षारक के साथ क्रिया करा देते हैं हम लोग। तो हमने ये ले लिया एस्टिक अम्ल CH3COOH प्लस NaOH की क्रिया कराएंगे, तो बनेगा CH3COOH यानी सोडियम एसीटेट और प्लस जल बनेगा। ठीक, एक और हम लोग रिएक्शन लेते हैं जल्दी से। ये मेरे पास है कार्बोनेट एवं हाइड्रो कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो ये हमने करा दी 2CH3COOH प्लस Na2CO3 क्रिया कराएंगे, तो बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस जल। उसके बाद हमने दोबारा से क्रिया ले ली, हमने CH3COOH प्लस हमने क्रिया करा दी NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, तो एरोगैंग बनेगा CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, इसके जो उपयोग होते हैं एथिल एस्टिक अम्ल के, तो क्या होते हैं देखिए उपयोग। एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अथवा में जो हेडिंगें थी मेरे पास डेफिनेशन पूछी गई थी, तो उसमें पूछी गई नंबर 1 ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणी पदार्थों का योग अथवा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का विभिन्न अथवा अम्ल हो जाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है दोस्तों। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसे ये मेरे पास रिएक्शन है 2Mg प्लस O2 दोनों आपस में मिल गए, तो ये कैसी होगी रिएक्शन, ऑक्सीकरण होता है इसे। चलिए और देखते हैं हम लोग। फिर आता है समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार या प्रकार समूह से प्रस्तावित करते हैं, उसे हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। एल्कोहल का सूत्र CnH2n प्लस OH होता है दोस्तों। तो ये होता है समजातीय। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखते हैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होता है और इसे हम बोलते हैं कीटोन समूह बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, चलिए और हम लोग देखते हैं ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमसे पूछा गया था। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है जीव विज्ञान खंड गा में कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। और द्वारा कोशिकाएं पाई जाती किसमें, जड़ों से या बातरंध्रों से या उपरोक्त सभी से या रंध्रों। तो ये होता है विकल्प नंबर 2 रंध्रों से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है कि पौधों में काय के प्रवर्धन के लिए कौन सा अनुकूलन होता है। तो पौधों में जो काय के उसके लिए कौन सा अनुकूलन होता है, ये जो दोस्तों अनुकूल होता है वो होता है जड़। पौधे के लिए हमेशा जड़ जो होती है वो अनुकूल होती है। ठीक है, जड़ क्या होती है, अनुकूल होती है। उसके बाद जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x दोस्तों, कितनी होती है, 2x होती है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। ठीक, चलिए जीवाश्म देखते हैं जल्दी से इसको हम लोग। तो ये मेरे पास जीवाश्म है, क्या पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। महत्व क्या होता है इनका, जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय एवं अवायवीय में अंतर बताना है हमें। तो चलिए अंतर देखते हैं हम लोग जल्दी से। कैसे आप लोग 2 कॉलम बना लें, एक तरफ लिख लें वायवीय और एक तरफ लिखें अवायवीय। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉलम बना रखे हैं वायवीय और अवायवीय। तो हम पहले में क्या लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए O2 का प्रयोग किया जाता है, इसमें O2 प्रयुक्त नहीं होती है दोस्तों। इसमें अर्थित क्या होते हैं, ATP होते हैं और इसमें केवल 2 OTP बनते हैं, 2 ATP। ठीक है, इसके अंतिम उत्पाद CO2/H2 होते हैं। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसके अंतिम उत्पाद CO2 एथेनॉल या इलेक्ट्रिक अम्ल
होते हैं। दोस्तों ये मेरे पास अंतर था वायवीय और अवायवीय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो वनों में जो रहते हैं उनके ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। चलिए देखते हैं। तो ये होता है वन। क्या होता है? वन्य जीव जंगली जानवरों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर बने पर्वतों में रहते हैं। अक्सर जंगली जीवों की साधारण और कानूनी परिभाषा में केवल जानवरों, पक्षियों और मछलियों को ही मान्यता दी जाती है। बस इतना ही आपको लिखना था और क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 11 नंबर, दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर इसका। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मेरे पास ऑक्सिन। ठीक है, नंबर 1 क्या है? ऑक्सिन। तो यह वृद्धि हार्मोन है जो मूल प्रौढ़ के प्रति वृद्धिशील बनाते हैं। ठीक, नंबर 2 होता है साइटोकाइनिन। तो यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। तो ठीक, ये 2 हार्मोन मेरे पास थे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है। चलिए देखते हैं। इसी का हमें अथवा दिया गया है कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रक्रियाएं क्या हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए ऐच्छिक और अनैच्छिक देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास अथवा में है ऐच्छिक क्रिया और ये है अनैच्छिक क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में होती हैं तो उन्हें ऐच्छिक बोलते हैं, और ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों ऐच्छिक क्रिया में अग्र मस्तिष्क होता है और इसमें मध्य और पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक, उदाहरण जैसे चलना, बोलना, आराम करना, ये सब कैसे ऐच्छिक हैं। और उदाहरण क्या? हृदय की धड़कन और सांस लेना, ये ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती, अनैच्छिक होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खा नंबर कि वृक्काणु या नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमें इसका फिगर भी बनाना है और उसके कार्यों का वर्णन भी करना है। तो चलिए इसका हम लोग चित्र भी देख लेते हैं और कार्यों का वर्णन भी करते हैं। तो ये है मेरे पास वृक्काणु या नेफ्रॉन की कार्यविधि। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका फिगर है दोस्तों। तो ये मेरे पास इसका हमने फिगर यहाँ पे लगा रखा है। आप लोग पहले फिगर देख लें पूरा। ठीक, ये फिगर है। इस तरीके से आपको फिगर बनाना होगा। आप लोग अपनी बुक में का भी हेल्प कर सकते हैं, और क्योंकि बुक में आपको साफ दिखाई पड़ा, यहाँ आपको मैंने लगाया है तो थोड़ा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, तो ये होता है बो पॉइंट। इसको आप लोग चित्र बनाना अनिवार्य है, बना के देख लें। तो इसमें होता क्या है? कार्यविधि क्या होती है? नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बोमुन संपुट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोमुन संपुट कहते हैं। बोमुन संपुट के प्याले नुमा खांचे में रक्त को नलियों का गुच्छा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, कहते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। वृक्क नलिकाएं परस्पर सहयोग कर संग्रह बहिनलिकाओं में खुलती हैं। एक ओर की समस्त संग्रह बहिनिकाएं मूत्रवाहिनियों में खुलती हैं। ये क्या है? मूत्रवाहिनियों में खुलती हैं। ठीक है, एक ओर की जो होती है खुलती है। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग कीप के समान चौड़ा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेल्विस कहते हैं, तथा पश्च भाग एक लंबी नलिका के रूप में होता है। प्रत्येक की ओर मूत्रवाहिनी का एक मूत्राशय में खुलती है। ये कहाँ खुलती है? एक मूत्राशय में खुलती है। तो ये मूत्र मार्ग का है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग देख सकते हैं, वैसे कोई टफ नहीं है दोस्तों, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेरा काम आप लोगों को केवल गाइड करना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है मेरे पास, लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ठीक है, तो लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद की हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। ओके, तो ये है मेरे पास लेमार्कवाद और ये डार्विनवाद। ठीक, तो लेमार्कवाद में क्या कहा था? लेमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबी थी। ठीक है, ये बताया था इन्होंने कि जिराफ की जो गर्दन थी वो उनके पूर्वज की ही लंबी थी। डार्विनवाद ने क्या बोला? डार्विनवाद के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, मतलब लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। नेक्स्ट है मेरे पास, कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियों के खाने के लिए गर्दन खींचकर
प्रयोग करना पड़ा। और डार्विन ने क्या किया, डार्विन के अनुसार इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई की वंशागति थी। ठीक है, ये होते हैं इनके 2 ही कारण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं मेंडल का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं जल्दी से। तो ये है मेरे पास मेंडल का द्विगुणित संकरण। ठीक, क्या होता है, मेंडल ने 2 जोड़ी विभिन्न लक्षणों वाले विभिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विगुणित संकरण कहते हैं। मतलब इन्होंने अलग अलग संकरण कराया था। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, गोल एवं पीले बीज। तो जो गोल हैं उन्हें हम कैपिटल आर और जो पीले हैं उन्हें हम वाई से दिखाएंगे। झुर्रीदार एवं हरे बीज को हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल वाई से दिखाएंगे। तो ये मेरे पास पौधे हैं गोल व पीले, ये झुर्रीदार व हरे पौधे हैं। ठीक, ये फिगर आपको ऐसे ही बना के दिखाना। ये हमने संकरण कराया तो कैसे बनेंगे, सभी गोल एवं सभी पीले बीज बनेंगे दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आपको संकरण कराना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम पीढ़ी में, ये दोस्तों जो था वो प्रथम पीढ़ी के लिए था, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच संकरण। ओके, चलिए और देखते हैं हम लोग। ये द्वितीय पीढ़ी में आ गए हम लोग, और द्वितीय पीढ़ी में ये इस तरीके से हमने लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब आपको क्या करना, पहले इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर इसका हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ऐसे ये संकरण कराए, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा जहाँ तक है। ठीक, उसके बाद मेरे पास क्या, F2 पीढ़ी में अनुपात, जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, गोल पीले 9 होंगे, गोल व हरे 3 होंगे, झुर्रीदार 3 होंगे और झुर्रीदार हरे 1 होगा। तो ये अनुपात दोस्तों कभी कभी पूछ दिया था कि 9:3:3:1 क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पर परागण को परिभाषित कीजिए, पुष्प के लंब काट के निम्नांकित चित्र के निषेचन का स्पष्ट कीजिए। तो पर परागण को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। तो ये होता है दोस्तों, पौधों में परागकण का नर भाग को बोलते हैं हम लोग परागकोश से, मादा भाग वर्तिकाग्र होता है, पर स्थानांतर पर परागण कहलाता है। ओके, ये तो हो गए डेफिनेशन। ये दोस्तों फिगर होता है पुष्प का, इसे आप लोगों को बनाना होगा। ठीक, और इसमें आपको क्या लिखना होगा, देखिए, स्त्री के वर्तिकाग्र पर पड़ने के पश्चात परागकण अंकुरित होकर एक ट्यूब के आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे परागनली कहते हैं। परागनली के अंदर परागकण का केंद्रक विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बनाता है। परागनली लंबाई में बढ़कर अंडाशय तक पहुंचती है। 2 नर युग्मों में से एक अंड कोशिका के साथ संयोग कर इसे निषेचित कर देती है तथा युग्मनज बनाती है। बीजांड अपने चारों ओर एक कठोर परत बना लेता है। ठीक है, तथा धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मेरी डेफिनेशन थी। ओके, तो दोस्तों ये मेरा सेट नंबर एनजे था, सेट 1 साइंस का। ठीक है, 2020। तो इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, मैं इसका जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहें और अधिक से अधिक वीडियो को देखा करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।